हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कौशिक जीएस एकेडमी में। कंटिन्यू मैं लुसेंट डिस्कशन का सीरीज चला रहा हूँ जिसमें मौर्य साम्राज्य से पीछे का जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी चैप्टर को हमने पहले ही कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्ले स्टोर में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर आप लुसेंट सीरीज नाम से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप पिछला वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं, जिसमें पूरे डिस्कशन के साथ समझाया गया है। इस क्लास में हम मौर्य साम्राज्य से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य से। पहला पॉइंट है मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। तो मौर्य वंश का सबसे महान राजा जो प्रथम थे, जो संस्थापक थे, वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 345 ईस्वी में। इससे कैसे याद रखेंगे? देखिए 3, 4, 5 सीरीज से है ना, 3, 4, 5। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को, तो क्या हुआ? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सेंड्रोकोट्टस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। यानी विलियम जोन्स जब बताया कि क्या कहा जाता है चंद्रगुप्त को, क्या कहते हैं? सेंड्रोकोट्टस। उससे पहले ये कोई नहीं जानता था कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? सेंड्रोकोट्टस। लेकिन सर्वप्रथम किसने बताया? याद रखिएगा, विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब कहता है कि विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल, ब्रिसल मतलब क्या होता है? यानी निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला, निम्न कुल में यानी छोटे कुल में जन्म लेने वाला कहा गया है। यानी शब्द का प्रयोग किया गया है किसमें? विशाखादत्त के कृत मुद्रा राक्षस। अब याद रखिएगा कि विशाखादत्त मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? ये पुस्तक पूछते हैं तो किसके द्वारा? विशाखादत्त के द्वारा। तो विशाखादत्त का जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रिसल मतलब क्या होता है? यानी निम्न कुल में जन्म लेने वाला। समझ रहे हैं आप? उसके बाद है आपका नेक्स्ट लाइन है घनानंद को हराने में चाणक्य। कौन? चाणक्य। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। अब चाणक्य यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य वंश की स्थापना से पहले किसका शासन था? नंद वंश का शासन था, जिसका अंतिम राजा कौन था? घनानंद था। तो घनानंद को हराने के बाद ही किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो घनानंद को हराने में, नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हराने में किसने मदद की थी? चाणक्य ने, जिनका नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त है। इनका पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की याद रखिए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इन्हें चाणक्य भी कहते हैं। ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य इनका शिष्य थे। तो चाणक्य ने क्या की थी? घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी मदद की थी। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा बना, सिंपल बात है कि जब जिसने हेल्प किया, जो उनका गुरु थे, चाणक्य ने पूरी मदद की घनानंद को हराने में। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो फिक्स है कि जब वो चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनेंगे तो अपने गुरु को शीर्ष स्थान देंगे। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बने तो उन्होंने क्या किया? चाणक्य को क्या दिया? प्रधानमंत्री का पद दिया। इसके द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र है। याद रखिए, चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र, जिसमें शासन प्रशासन और अशोक के काल की राजनीति से है। किससे? राजनीति से। तो क्या हुआ कि चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हरा दिया? घनानंद को हरा दिया। और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया।
चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। किसे हराया? सेल्यूकस निकेटर को हराया। तो क्या हुआ, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। सबसे पहले मैं बता दिया हूँ कि ये किस धर्म को अनुयायी थे? जैन धर्म के। और इन्होंने अंतिम समय में अपना राजपाट त्याग कर कहाँ चले गए? श्रवणबेलगोला में। वहीं पे अपना प्राण को त्याग दिया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। यानी 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य को किससे युद्ध हुआ? सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर को इसने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। आपको पता है कि पहले ऐसा युद्ध में हुआ करता था कि जब एक राजा को दूसरे राजा से युद्ध होता था तो क्या करते थे, वो हार जाने के बाद अपनी पुत्री या कुछ ऐसा रिश्ता कर लेते थे जिससे उनका क्या हो जाता था? राजपाट बचा हुआ रह जाता था। इसी तरह सेल्यूकस निकेटर ने भी किया। जब चंद्रगुप्त मौर्य से क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर को युद्ध हुआ तो इसने क्या किया? अपनी पुत्री का ही विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से। इससे क्या होगा? उसका राजपाट भी बच जाएगा। तो इसने शादी किससे कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। और युद्ध के शर्तों के अनुसार 4 प्रांत किसमें दिया? दहेज के रूप में दिया। क्या था? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह, कार्नेलिया का विवाह किससे कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से तो कर देता है, लेकिन वो क्या करता है? अपना एक राजदूत, कौन? जो मेगास्थनीज था, उसे कहाँ रख देता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रख देता है, ताकि अगर उसी की पुत्री के साथ कुछ अच्छा व्यवहार ना हो, कुछ ऐसा हो, यानी उसके एक दूत के रूप में कहाँ रख देता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रख देता है, ताकि उसकी पुत्री का वो देखरेख भी करेगा, उसे सूचना देगा कि सही से उसे रख पा रहा है या नहीं, यानी सही सारी सुविधाएं मिल रही है या नहीं। देखिए कितना दिमाग लगाता था। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज कहाँ रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उसके बाद है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। अब देखिए कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में ये सारी बात लिखी गई है। यानी उसकी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? मेगास्थनीज रहता था, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। और इंडिका नामक पुस्तक में उसने क्लियर बताया है, यानी उसके शासन प्रशासन के बारे में, कि जब जो था चंद्रगुप्त मौर्य जो था, वो जब कुछ होता था, यानी जनता के सामने आने के लिए अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था। उनके अंगरक्षक क्या करते थे? सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। अब बताइए, जिसका अंगरक्षक हाथी सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे और कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते थे। अब क्या करते थे? पैरों को लेकर ही चलते थे। साथ में इन पैरों पर प्रशिक्षित तोता का झुंड रहता था। बताइए कितने रईस राजा हुआ करता था। तोता का झुंड उसके पैरों पर रहता था, जो पैर साथ में लेकर चलते थे। और जो सम्राट के सिर के चारों तरफ क्या करता था? चक्कर लगाते रहते थे। तोता जब चक्कर लगाता था तो क्या होता था? चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझता था। समझ रहे हैं? आगे है, आपको बता दूं कि मौर्य वंश बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे। तो आगे है, हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। हथियारबंद पुरुषों के साथ साथ किससे घिरे होते थे? महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाना खाने के पहले क्या होता था?
खास नौकर क्या करते थे, उनके खानों को चखते थे कि कहीं महाराज को, चंद्रगुप्त मौर्य महाराज को कोई जहर न खिला दे, जहर डाल के खाना न बना दे। तो उनके जो खास नौकर हुआ करते थे उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं रहते, सोते थे, यानी सुरक्षा के कारण। पाटलिपुत्र के बारे में कहा जाता है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। बताइए, ऐसा मेगास्थनीज के इंडिका में कहा गया है कि क्या था, पाटलिपुत्र के बारे में ये कहा गया है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा था जिसमें 570 बुर्ज थे और 64 क्या थे, द्वार थे। अब इतना बड़ा पाटलिपुत्र हुआ करता था, उसका साम्राज्य हुआ करता था जिसमें उसके किला हुआ करता था, समझ रहे हैं। उसके बाद कहा गया है कि क्या होता था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किसने किया है, एप्पियानस ने किया है। ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। अब जब सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, तो सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने कितना हाथी उपहार में दिए, बताइए, 500 हाथी दिए उपहार में। गजब का जमाना था, 500 हाथी उपहार में देते थे, खिलाते क्या होंगे। और उसके बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हो गई, 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हुई। मैंने बताया पहले ही कि चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। और जैन धर्म के अनुयायी क्या करते थे, लास्ट में उपवास करके यानी खान पान त्याग के अपना जीवन त्याग देते थे। ठीक यही क्रम अपनाया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और 298 ईसा पूर्व में उन्होंने श्रवणबेलगोला में यानी जैन धर्म के उपवास के रूप में उपवास के दौरान क्या कर दिया, अपने प्राण को त्याग दिया। उसके बाद आता है बिंदुसार, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन आता है, बिंदुसार आता है। अब हम बिंदुसार को देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन होता है, बिंदुसार होता है, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर क्या होता है, बैठता है। कब बैठता है, 298 ईसा पूर्व में, यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद किस पे बैठता है, राजगद्दी पे बैठता है। और आपको बता दूं कि इसे किस रूप में जाना जाता है, अमित्रघात, यानी बिंदुसार को अमित्रघात कहता है। यानी इसका कोई भी किसी से इसको ज़्यादातर दुश्मनी नहीं थी, यानी अमित्रघात के नाम से बिंदुसार क्या होते हैं, जाने जाते हैं। इसका अर्थ है शत्रु विनाशक, यानी ज़्यादातर बिंदुसार के कोई शत्रु था ही नहीं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अमित्रघात, यानी शत्रु विनाशक कहा जाता है। कहता है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। जैसे इनका पिता जैन संप्रदाय के अनुयायी थे, इस तरह से पुत्र क्या था, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। अब वायु पुराण में, किसमें, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में क्या कहा गया है, याद रखिए, भद्रसार कहा गया है। उसके बाद है स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। अब आपको पहले हमने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन था, तो मेगास्थनीज था। तो इस तरह से स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा था, डाइमेकस नामक राजदूत। यानी बिंदुसार के दरबार में कौन रहता था, डाइमेकस, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था, मेगास्थनीज, याद रखिएगा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। यानी पिता के दरबार में मेगास्थनीज रहता था और पुत्र के दरबार में कौन रहता था, तो डाइमेकस रहता था, याद रखिएगा। उसके बाद कहता है कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा जाता है, सिंहसेन कहा जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला तक्षशिला कहाँ है, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में है, हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है।
इसी विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार को पहले सुसीम को और बाद में किसे, अशोक को भेजा जाता है। बाद में किसे भेजा जाता है, अशोक को भेजा जाता है। यानी बिंदुसार का, अशोक का नाम आ गया, इसका मतलब समझ लीजिए बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक था। अब विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा जाता है, पहले सुसीम को, बाद में अशोक को भेजा जाता है। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासन एंटियोकस, किसको, एंटियोकस प्रथम ने मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को क्या बताया है, 16 राज्यों का विजेता बताया है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उनको मैं रिपीट करता हूँ, दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस तरह से जैन धर्म का जो बिंदुसार है उसका कार्यकाल समाप्त होता है, और उसके बाद किसका कार्यकाल आ जाता है, तो उसका पुत्र अशोक का कार्यकाल आ जाता है। किसका आ जाता है, अशोक का। अब क्या होता है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन होता है, अशोक महान होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है मौर्य वंश का। कौन, अशोक महान, जिसने अखंड भारत की स्थापना की थी। तो क्या होता है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान कब बैठता है, अपने पिता की मृत्यु के बाद 269, कब, 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है। अब क्या होता है यहाँ से कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था, अवंती का राज्यपाल था। यानी जब तक राजा नहीं बना था उसके पिता बिंदुसार ने उसे क्या किया था, अवंती का राज्यपाल बनाया था। एवं कह रहा है कि मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। यानी पहले कोई नहीं जानता था कि अशोक का नाम क्या है, अशोक है, लेकिन मास्की और गुर्जरा अभिलेख में क्या पता चला कि अशोक का नाम क्या है, अशोक है। याद रखिएगा, किसमें, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। अब कहता है कि पुराणों में, कहता है कि पुराणों में अशोक का नाम क्या है, अशोकवर्धन है। पुराणों में क्या है अशोक का नाम, अशोकवर्धन। ऊपर हमने बताया कि मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक पाया गया है, और तथा किसमें, पुराणों में अशोक का नाम क्या पाया गया है, अशोकवर्धन। याद रखिएगा, पुराणों में अशोक का नाम क्या है, अशोकवर्धन। अब अशोक ने अशोक ने अपने अभिषेक यानी राज्य अभिषेक यानी राजा बनने के कितने वर्ष, 8वें वर्ष में कौन सा युद्ध किया, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तोसली थी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। अशोक ने अपने अभिषेक के कितने यानी राजा बनने के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। और कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तोसली थी, और तोसली पर क्या कर लिया, इसने अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक एक राजदूत भेजा था। कौन राजदूत भेजा था, डियानिसियस नामक राजदूत भेजा था। यानी इसके दरबार में यानी अशोक के दरबार में कौन सा रहता था राजदूत, डियानिसियस नामक राजदूत भेजा था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है उपगुप्त नामक, कौन, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने उसके बाद है आपका उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को किसकी दीक्षा दी थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। यानी अशोक किसका अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। तो सभी के अनुयायी को आप याद रखिएगा। तो अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु अशोक ने आजीविकों को यानी जो भिक्षु थे या घूमते रहते थे उन्हें रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका नाम क्या था, इन गुफाओं का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिनका नाम था कर्ज। क्या नाम था, कर्ज, चुपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान किया था। कौन सी गुफा प्रदान किया था, नागा अर्जुन गुफा प्रदान किया। उसके बाद कहता है कि अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया है, आजीविकों का उल्लेख किया गया है। तथा
तथा महापात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने वाला या रखने के लिए कहा गया है। किसको? महापात्र, यानी महापात्र जो होते थे वो आजीविकों का क्या करते थे? ध्यान रखते थे। अब कहता है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मखली कोसाल ने की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मखली कोसाल ने की थी। अतः अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। नेक्स्ट, उसके बाद है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को, किसे? संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। बौद्ध परंपरा उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। अब बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने कितने स्तूप का निर्माण कराया था? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था, यानी शिला पर, यानी पत्थरों पर लिखवाने का। यानी पहले क्योंकि इस ज़माने में क्या था, पेपर कागज ये सब तो थे नहीं, तो क्या हुआ करता था कि शिलालेख पे लिखाया जाता था, यानी पत्थरों पे लिखवाया जाता था। तो सबसे पहले भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने करवाया? अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आरामाइक लिपि का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ना मिलान वाला में पूछ देता है, इसलिए याद रखिएगा, ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आरामाइक लिपि का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में किया जाता था। उसके बाद है आपका, कहता है कि ग्रीक एवं आरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, ग्रीक और आरामाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से मिलता है? अफगानिस्तान से। उसके बाद है खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से, और शेष ब्राह्मणी लिपि कहाँ से मिलता है? भारत से। शेष भारत से क्या मिलता है? ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख मिलता है। याद रखिएगा, ग्रीक और आरामाइक कहाँ से? अफगानिस्तान से। खरोष्टी लिपि उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मणी लिपि अभिलेख मिलते हैं। उसके बाद क्या कहता है कि खरोष्टी लिपि, कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अक्सर हम लोग क्या करते हैं? बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन खरोष्टी लिपि किस में लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। पूछते हैं कि कौन सी लिपि बाईं से अशोक द्वारा प्रयोग किया गया, कौन सी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी? तो कौन सी? खरोष्टी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, तथा तीसरा क्या है? गुहालेख है। शिलालेख पत्थरों पे लिखा जाता, स्तंभलेख जो पत्थरों का स्तंभ बना के लिखा जाता था, गुहालेख यानी गुफाओं में लिखा जाता था। याद रखिए, अशोक 3 तरह से अभिलेखों के, यानी अपने मन की बात को, अपने शासन प्रशासन व्यवस्था को लिख के जनता के सामने प्रदर्शित करता था, ताकि जनता को समझ में आए क्या कानून है, क्या उसका शासन प्रशासन की तरीका है। तो उन्हें किस में लिखा जाता था? शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख में। उसके बाद है कि अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईसा पूर्व में पाद्रेटी फैनथेलर ने की थी। इसकी संख्या क्या है? 14 है। अब उससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि अशोक के शिलालेख तो था, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है कुछ पता ही नहीं चला था। तो सर्वप्रथम कब पता चला? 1750 ईसा पूर्व में पता चला। किसके द्वारा? पाद्रेटी फैनथेलर द्वारा। इसकी संख्या कितना है? 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता, यानी इसको तो पता तो चल गया 1750 में पाद्रेटी फैनथेलर को, लेकिन अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता कब मिला? 1837 ईस्वी में। किसे मिला? जेम्स प्रिसेप को मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे पहले किसे मिला? जेम्स प्रिसेप को। पूछा जाता है कि अशोक के जो अभिलेख थे उन्हें सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, यानी किसने पढ़ा था? तो कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। और सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो पाद्रेटी फैनथेलर ने की थी, ठीक है। उसके बाद है
कहता है कि अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय, इनमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं रिवाइज करके भी बताऊंगा। तो कहता है कि पहला शिलालेख में, अशोक के पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अब देखिए, प से पहला, प से पशु, ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा। क्या होगा? पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। उसके बाद दूसरा शिलालेख में अशोक एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की उल्लेख किया गया है। दूसरा में क्या किया गया? अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की, यानी डॉक्टरी, किसका? डॉक्टरी रूप से इसे प्रदर्शित किया गया। यानी दूसरा शिलालेख मनुष्य और पशु के चिकित्सा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? चिकित्सा से रिलेटेड। उसके बाद आता है तीसरा शिलालेख, अशोक का तीसरा शिलालेख। इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है। तो तीसरा शिलालेख समझ में आया। इसमें आदेश दिया गया है अपने अधिकारियों से कि क्या करें? 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए और वहाँ के जो शासन प्रशासन या वहाँ की जनता की बातें सुने, और धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है तीसरे शिलालेख में। उसके बाद है अशोक का चौथा शिलालेख। इस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। किसकी? भेरी घोष की जगह, यानी मतलब उस पर रूप था उसका, जो समय का जो धर्म चलता था उसमें भेरी घोष की जगह क्या? धम्म घोष की स्थापना की गई है, यानी घोषणा की गई है। उसके बाद है आपका पांचवा शिलालेख। इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है। यानी धर्म से रिलेटेड जितने बड़े बड़े प्रधान हुआ करते थे, यानी उनके जानकार हुआ करते थे, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती थी, इसका जानकारी किससे मिलता है? पांचवें शिलालेख से मिलता है। उसके बाद है आपका छठा शिलालेख। छठवें शिलालेख में क्या किया गया है कि इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। किसकी? आत्मनियंत्रण की। उसके बाद है आपका सातवां एवं आठवां एक साथ दिया गया है। इनमें अशोक की तीर्थ यात्रा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? अशोक का तीर्थ यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो 7वें एवं 8वें शिलालेख में किया गया है। उसके बाद है आपका 9वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख? 9वां शिलालेख। इसमें सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10वां शिलालेख। इसमें अशोक, 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। ऐसा होना भी चाहिए, और अशोक तो इतना महान था तो अच्छा आज्ञा देना ही था उसको, क्योंकि अशोक का नाम हम पूरे इतिहास में अमर है। तो अशोक के 10वें शिलालेख में क्या गया है कि अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा की किसमें सोचे? हित में सोचे। उसके बाद है आपका 11वां शिलालेख। इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या की है? धम्म किससे रिलेटेड है? धर्म से रिलेटेड है। उसके बाद है आपका 12वां शिलालेख। इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों को सम्मान की बात कही गई है। यानी स्त्री के सम्मान से संबंधित, स्त्री को शिष्टाचार से संबंधित, स्त्री को रिस्पेक्ट से संबंधित उल्लेख किसमें किया गया है? तो आपका 12वें शिलालेख में किया गया है। उसके बाद 13वें शिलालेख है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। यानी आपको बता दें कि जब अशोक ने अपने युद्ध के, हमने पहले ही बताया कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने क्या किया था? कलिंग युद्ध किया था, और उसमें इतने लोग मारे गए, इतने खून बहा कि अशोक का उस युद्ध के बाद क्या हो गया था? हृदय परिवर्तन हो गया था। क्या हो गया था? हृदय परिवर्तन हो गया। सबसे पहले आप याद रखिए कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन की बात कही गई। इसमें पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है। तो हृदय परिवर्तन हो गया, फिर अशोक ने उसके बाद युद्ध करना क्या कर दिया? छोड़ दिया। उसके बाद है आपका अशोक के 14वां शिलालेख और अंतिम शिलालेख। अशोक के कुछ कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख। अशोक ने 14वें शिलालेख में क्या उल्लेख किया है? अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। याद रखिएगा, पूछता एग्जाम में कि जनता को अशोक ने धार्मिक जीवन बिताने के लिए किस शिलालेख में उल्लेख किया है? तो 14वें शिलालेख में उल्लेख किया है। उसके बाद है आपका अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितना है? 7 है।
शिलालेख की संख्या आप समझे, पहले आप बता दिए कितना 14। अब आता है अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या। तो स्तंभ लेखों की संख्या कितना है? 7 है, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। अब बताइए, अशोक का जो स्तंभ लेख याद रखिएगा केवल किस में लिखा गया है? ब्राह्मणी अभिलेख में लिखा गया है, ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। कितने स्थानों से? 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो शिलालेख हमने कितना बताया? 14। और अब हम बात करें स्तंभ लेख, तो स्तंभ लेख कितना बताया हमने? 7। और पूरा का पूरा स्तंभ लेख याद रखिए किसमें लिखा गया है? ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। 7 शिलालेख 6 अलग अलग, यानी 7 स्तंभ लेख 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो पहला कौन है? प्रयाग स्तंभ लेख। कौन है? प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। यानी पहले कौशाम्बी में था, तो अकबर ने क्या किया? इसे उखड़वा के वहाँ से कहाँ लगवाया? अकबर ने इलाहाबाद के अपने किला में लगवा दिया। ध्यान रखिएगा पहला अभिलेख को, जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख लेख के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है दिल्ली टोपड़ा। क्या नाम है? दूसरा स्तंभ लेख का क्या नाम है? दिल्ली टोपड़ा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपड़ा से दिल्ली लाया गया था। कहाँ से? टोपड़ा से दिल्ली लाया गया था। उसके बाद तीसरा जो दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। यानी देख रहे हैं कि मुगल के जितने राजा थे या जितने मुस्लिम शासक थे, उन्होंने सारा अशोक का अभिलेख या स्तंभ लेख को उखाड़ उखाड़ के कहाँ ले आया? अपने एरिया में या अपने किलाओं में लाके लगवा दिया। उसके बाद है आपका रामपुरवा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? रामपुरवा अभिलेख। यह स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख, यह लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। 3 गो तो उखाड़ उखाड़ के ले गए, लेकिन चौथा कौन है? रामपुरवा। यह अभी भी स्थित है। कहाँ है यह स्तंभ लेख? चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज कब हुई थी? 1872 में कार्लायल ने की थी। उसके बाद है आपका 5वां जो है लौरिया अरेराज। ये भी कहाँ है? चंपारण बिहार में स्थित है। उसके बाद है लौरिया नंदनगढ़। ये भी कहाँ है? चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी भी है। पूछेगा कि कौन सा स्तंभ लेख था जिसपे किसका है? मोर का चित्र बना है। तो लौरिया नंदनगढ़, जो कहाँ है? चंपारण में। लौरिया अरेराज भी चंपारण में है, लौरिया नंदनगढ़ भी चंपारण, रामपुरवा भी चंपारण में है। तो तीनों कहाँ मिल गया? चंपारण में मिल गया। उसके बाद है आपका आ जाता है कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। याद रखिए कौशाम्बी अभिलेख को, देखिए कौशाम्बी लगता है ना किसी रानी का नाम है, इसे रिलेट करके याद रखिए कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख कहा जाता है। उसके बाद है आपका अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन से है? रुम्मी देई है। इसमें लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। ठीक है, ध्यान रखिए कि प्रत्येक स्तंभ लेख में अशोक ने कुछ न कुछ शासन प्रशासन या अपने बारे में बताया है। तो अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। अब ध्यान दीजिएगा सबसे छोटा कौन सा है? रुम्मी देई, और सबसे लंबा अभिलेख कौन है? 7वां अभिलेख जो सबसे लंबा है अशोक का। उसके बाद है आपका प्रथम शिलालेख। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे क्या है? बच्चे हैं। यानी अशोक ने यह घोषणा की है किसमें? अपना फर्स्ट शिलालेख में, कि सभी मनुष्य मेरे क्या हैं? बच्चे हैं। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं मौर्य प्रांत और उसकी राजधानी कहाँ कहाँ था। जैसे हमारे यहाँ देश होता है, उसका स्टेट होता है ना, उसकी राजधानी होती है। उसी तरह उत्तरापथ, इसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। अवंती का उज्जैनी। कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तुसली। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? सुवर्णगिरी। प्रासी की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। तो इस तरह से अब कहता है कि अशोक का सार एक कूना यानी कंधार अभिलेख ग्रीक एवं आरामाइक भाषाओं से में प्राप्त हुआ है। अशोक का सारे कूना अभिलेख ग्रीक एवं किसमें? आरामाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व
इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। आज भी आपको देखते हैं कि अच्छे अधिकारी को चुनने के लिए आपको क्या होता है, इंटरव्यू होता है। उसी तरह उस समय भी साम्राज्य में जो मुख्यमंत्री होता था या जो पंडित पुरोहित होते थे, उन्हें अच्छी तरह से जांचा परखा जाता था, उनके चरित्र को देखा जाता था। और उस इंटरव्यू को यानी उस परीक्षा को क्या कहा जाता था, उपधा परीक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उपधा परीक्षण कहा जाता था। उसके बाद है कि सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। क्या होती थी, मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 एवं 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, तीर्थ का उल्लेख मिलता है। यानी जो अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी था उसे क्या कहा जाता था, अशोक के शासनकाल में तीर्थ कहा जाता था, याद रखिएगा, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। यानी जो शीर्ष अधिकारी होते थे उन्हें महामात्र या तीर्थ कहा जाता था, जिसकी संख्या कितनी होती थी अशोक के कार्यकाल में, प्रशासन में 18 हुआ करते थे। अर्थशास्त्र में चर, याद रखिएगा, चर किसको कहा जाता था, जासूस को कहा जाता था। चर मतलब चोर, चोर को कौन पकड़ता है, जासूस। तो ध्यान रखिए, चर जासूस को कहा जाता था। उसके बाद अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था, चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासन कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। यानी जो एरिया का प्रांत होता था उसका जो प्रशासक होता था उसको कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहे जाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया जाता था। किसमें किया जाता था, विषय में किया जाता था। तो उसके जो हेड होते थे, जो विषयपति थे, विषयपति के अधीन क्या होता था, प्रांत होता था। अब कहता है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, ऐसे भी सबसे छोटा क्या होता है हम लोग का, ग्राम होता है, गांव होता है। तो इसे याद रखिए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी, ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक होता था। यानी एग्जाम में पूछता है ग्राम के मुखिया कौन होता था, तो ग्रामिक होता था। अब अशोक के कुछ वर्णित जो पद हैं, पद का नाम है, उन्हें क्या कहा जाता था, उसकी चर्चा हम थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मंत्री कौन होता था, प्रधानमंत्री, ठीक है। पुरोहित क्या करता था, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। धर्म एवं दान विभाग का क्या होता था, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। उसके बाद है सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजा का पुत्र होता था। दौवारिक जो राजकीय द्वार रक्षक होता था। देखिए, दो से द्वार और 2 से दौवारिक, तो राजकीय द्वार रक्षक कौन होता था, दौवारिक। अंतर्वेदिक, ये क्या होते थे, अंतःपुर का अध्यक्ष होते थे। समाहर्ता, यह आय का संग्रह करता होता था। सन्निधाता, राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। किसका अध्यक्ष होता था, राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। उसके बाद है प्रशासकता, यह क्या होता था, कारागार का अध्यक्ष होता था। उसके बाद प्रदिष्ट्री, यह कमिश्नर को कहते थे। उसका पौर, नगर का कोतवाल जो होता था उसे क्या बोलते थे, पौर। उसके बाद व्यवहारिक को प्रमुख न्यायाधीश बोलते थे। नायक किसे बोलते थे, जो नगर का रक्षा अध्यक्ष होता था। उसके बाद है कर्मांतिक, किसे बोलते थे, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता है। यानी जो कारखाना होता था उसका क्या होते थे, ये अध्यक्ष होते थे। उसके बाद है मंत्री परिषद अध्यक्ष को बोलते थे, यानी उसमें जो हेड होता था। उसके बाद दंडपाल सेना का सम्मान एकत्र करने वाला होता था। क्या होता था, सेना का सम्मान एकत्र करने वालों को क्या कहते थे, तो दंडपाल कहते थे। उसके बाद दुर्गपाल, यानी जो बड़े बड़े किला होते थे वो दुर्ग का रक्षक होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, दुर्गपाल कहा जाता था। उसके बाद अंतपाल, इसे सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, यानी सीमा पर जो दुर्ग होता था उसके अंतपाल कहा जाता था। जो मेन हेडिंग जो दुर्ग होता था, किला होता था, उसे क्या कहते थे, दुर्गपाल कहते थे। उसके बाद है आपका अब आगे है आपका
मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासक, सबसे पहले प्रशासकों में सबसे छोटा कौन होता था? गोप था। यानी प्रशासक में जो सबसे छोटा पद था उसे क्या कहते थे? गोप कहते थे। क्या कहते थे? गोप। 10 ग्रामों का शासन संभालता था। यानी गोप कितने ग्रामों का शासन संभालता था? 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेगास्थनी का जो नगर था उसका प्रशासन कितने सदस्य देखते थे? 30 सदस्यों का एक मंडल था जिसमें 6 समिति थी और प्रत्येक समिति में कितने थे? 5-5। देखिए 6 5 जो 30, यानी 6 लोग, 6 समिति हो जाएगा, 5 लोग हो जाएंगे, तो 6 5 जो 30, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 30 पर्सन हो गए। और 6 समितियाँ हो गए, 6 में 5 तो 30 आ गया। इस तरह से 30 सदस्य का एक मंडल करता था जिसमें 6 समितियाँ होते थे। प्रत्येक समिति में कितने लोग होते थे? 5 लोग होते थे। ठीक है। उसके बाद कहता है कि बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। कितना भाग वसूला जाता था? 10वां भाग वसूला जाता था। यानी जितने बेचते थे उसका 10 भाग में 1 भाग कौन ले जाता था? राजा को दे दिया जाता था, ले लिया जाता। और इसे बचाने वाले को, यानी जो चोरी करता था टैक्स, उसे क्या दी जाती थी? मृत्यु दंड दिया जाता था। बताइए कितना कड़ा शासन प्रशासन था। टैक्स चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। अब जो रोड बनवाते हैं, जो मार्ग बनवाते हैं, ध्यान रखिएगा, उन्हें क्या कहा जाता है? एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक। बताइए 50,000 घोड़ा पर जो सैनिक सवार होता था, घोड़ा वाला सैनिक हुआ करता था। 9,000 हाथी और 8,000 रथ हुआ करते थे। बताइए कितना बड़ा सेना हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य के। तभी तो इतना बड़ा पूरा भारत, अखंड भारत बना दिया धीरे धीरे अधिकार कर करके, अपना साम्राज्य फैला फैला के। तो इस तरह से जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्व यानी घोड़े वाला सेना, 9,000 हाथी वाला और 8,000 रथ हुआ करते थे। अब है आपका जस्टिन नामक यूनानी लेखक। कौन? जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। कितने लाख? 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। मैंने पहले ही बता दिया कि सेल्यूकस से युद्ध हुआ था जिसमें उसे हराकर उसकी बेटी कार्नेलिया से किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की विवाह हुई थी। तो यह सच भी हो सकता है कि 6 लाख सैनिकों से अशोक किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे सारे भारत को क्या कर दिया था? रौंद दिया था और सेल्यूकस को गुलामी से मुक्त कराया था। यानी सेल्यूकस के जो क्षेत्र थे, जो गुलाम बना रखा था सेल्यूकस ने, उसे क्या करवा लिया था? मुक्त करवा लिया था। उसके बाद कहता है कि युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी, युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या? नायक कहलाते थे। यानी युद्ध में जो सेना का नेतृत्व करता था उसे क्या कहा जाता था? नायक कहलाते थे। और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सेनापति होता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में कितने? 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। कितने? 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 क्या थे? हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की का जो रख रखाव समितियाँ करते थे, उसकी जो सेना का रख रखाव कौन करती थी? समितियाँ करती थी, जो कितने सदस्यीय थे? 5 सदस्यीय समितियाँ थी। ठीक है, 5 सदस्यीय 6 समितियाँ करती थी। ठीक है। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था? महामात्य सर्प। ध्यान दीजिए, क्या कहा जाता है गुप्तचर विभाग को? महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। किसके अधीन था? महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था।
अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र याद रखिए किसके द्वारा लिखा गया, मैंने पहले बताया कि चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, उन्हीं का नाम है। तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता, गुड पुरुष कहा जाता था, तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो संस्था कहा जाता था। उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता है। अब ध्यान रखिए, संस्था मतलब स्थिर, संचार मतलब घूमते रहने वाला, इस तरह से याद रखिएगा। जो घूमते रहने वाले गुप्तचर थे उन्हें क्या कहा जाता था, संचार कहा जाता था। उसके बाद अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, राजुक कहा जाता था। फिर है कि सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था, यानी सीता भूमि। ध्यान रखिए, सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, तो सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की खेती होने वाली भूमि को अदेम मातृक कहा जाता था। क्या, अदेम मातृक कहा जाता था। मेगास्थिन ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। मेगास्थिन ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है, 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा है अहिर, चौथा है कारीगर, पांचवा है सैनिक, उसका छठा है निरीक्षक एवं सातवां है सभासद। तो अशोक के मेगास्थिन ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। उससे पहले कुछ पॉइंट्स को और हम डिस्कस करते हैं, जैसे सैन्य समिति और उसके कार्य, समिति और कार्य। जैसे प्रथम कौन था समिति, जो प्रथम समिति थे वो जल सेना की व्याख्या की गई है। द्वितीय में यातायात एवं रसद की व्याख्या। दूसरा समिति क्या करता, यातायात एवं रसद की व्याख्या उनके द्वारा किया जाता था। उसके बाद है आपका तीसरा समिति, जिसमें पैदल सैनिकों की देखरेख करते थे, तीसरा समिति जो होते थे। उसके बाद चौथा समिति जो अश्वरोहियों की सेना की देखरेख करते थे। उसके बाद पांचवा समिति है जो गज सेना यानी हाथियों की सेना की देखरेख करते थे। उसका छठा समिति जो रथ सेना की देखरेख करते थे। हमने ऊपर में पहले ही बताया कि कितने 30 लोगों के द्वारा 30 जो व्यक्ति थे उनका एक मंडल होता था। 6 समितियों के द्वारा क्या किया जाता है, उनके शासन प्रशासन को देखा जाता है। यही 6 समिति है। प्रथम जल सेना की व्याख्या, दूसरा में यातायात एवं रसद की व्याख्या, तृतीय में पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ में अश्वरोहियों की सेना की देखरेख, उसके बाद चौथा में अश्वरोहियों सेना की देखरेख, पांचवा में गज सेना की देखरेख, छठा में क्या था, रथ सेना की देखरेख था। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद है स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। रूपा जीवा कहलाती थी, यानी स्वतंत्र वेश्यावृत्ति जो महिलाएं अपनाती थी उन्हें रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। ठीक है, मौर्य प्रशासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश का नींव डाली थी। यानी जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ, इसकी हत्या किसने कर दी थी, उसकी सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। और यहीं से उसने किसकी स्थापना की थी, शुंग वंश की स्थापना की थी। तो आगे हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से मौर्य वंश आपका समाप्त होता है। अब इन सारे पॉइंट्स को याद रखिए क्योंकि मौर्य वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। अब हम बातें करते हैं कि ब्राह्मण साम्राज्य। अब शुंग कौन था, पुष्यमित्र शुंग जो था वो ब्राह्मण था। इसने यहाँ से क्या किया, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किया, जिसे हम शुंग वंश भी कहते हैं। यानी तो पुष्यमित्र शुंग जिससे ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, यानी ब्राह्मण जाति का था। ये किस जाति का था, पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था, तो ये ब्राह्मण जाति का था। इसने किसकी स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की। अब आपको बता दूं कि आगे छोटा छोटा साम्राज्य आएगा, आपका जल्दी समाप्त होगा।
लेकिन ये मौर्य साम्राज्य थोड़ा सा क्या था, बड़ा था। तो क्या होता है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बसाया, विदिशा बसाया, यानी पाटलिपुत्र वो अपनी राजधानी नहीं रखा। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ रखा, विदिशा। कहता है कि इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था, पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। कितने बार अश्वमेध यज्ञ किया था, 2 बार। आपको पता ही होगा अश्वमेध यज्ञ में क्या किया जाता था, यज्ञ करके घोड़ा छोड़ दिया जाता था। जो दूसरा राजा, यानी वो घोड़ा जहाँ तक जाता था उसका शासन प्रशासन का विस्तार वहाँ तक मान लिया जाता था। या तो दूसरा अगर कोई भी राजा उस घोड़ा को पकड़ता था, उस राजा को, जो राजा अश्वमेध के यज्ञ करके जो घोड़ा छोड़ता था, उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। इस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने कितने बार अश्वमेध यज्ञ किया, 2 बार किया। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कौन, पतंजलि, जो योग दर्शन के प्रवर्तक है। आप सुने होंगे पतंजलि का नाम। उसे कहता है कि भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। याद रखिएगा किस स्तूप, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। उसके बाद है शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। देखिए शुंग वंश छोटा सा हुआ, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति था। अब याद रखिएगा, ये कभी कभी क्या पूछ देता है कि इस वंश का जो संस्थापक कौन था, अंतिम राजा कौन था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। और कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था, सुशर्मा था। जिसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है उसको देखिए कितना शॉर्ट में दे दिया। शुंग वंश के याद रखिएगा, संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग, अंतिम राजा कौन था, देवभूति। कण्व वंश का उसके बाद कौन सा वंश आता है, कण्व वंश। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था, सुशर्मा। ठीक है, और प्रथम कौन था, तो वासुदेव। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या किसने कर दी, सिमुक ने। और यहाँ से क्या की, सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन यानी आंध्र वंश भी कहा जाता है। शासकों ने अपनी राजधानी का प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की, जो प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठीपुत्र और पुलुमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी। उसके बाद कहता है कि सतकर्णी ने 2 अश्वमेध करवाए। किसने, शुंग ने भी, पुष्यमित्र शुंग ने भी 2 अश्वमेध करवाया और यहाँ पे सतकर्णी ने भी किसने अश्वमेध करवाए, 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ्य ने क्या, बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की है। ध्यान रखिएगा, हाल ने किसकी, गाथा सप्तशती तथा गुणाढ्य ने बृहद कथा की नामक पुस्तकों की रचना की है। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसी की मुद्राओं का प्रचलन किया था। यानी सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातवाहन ने अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे वो कहाँ से लाते थे, रोम से मंगवाया करते थे। ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ किसने की, सातवाहन शासकों ने की थी। यानी दान में जो ब्राह्मणों को हम भूमि दिया करते थे वो किससे प्रारंभ हुआ था, सातवाहन शासकों से प्रारंभ हुआ था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्रकृत एवं लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहनों ने हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है।
यानी माता का नाम उस समय ज़्यादा प्रचलित था। उनके राजाओं का नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। जैसे अभी पितृसत्तात्मक है, उस तरह उसमें क्या था, मातृसत्तात्मक था। जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, इसे नाम से लगता है ना, गौतमी यानी माता का नाम, उसका पुत्र था वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन था, पुत्र ही होता था। इस तरह से सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। किसे सौंपा, गौलमिक को सौंपा। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं, जैसे कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं, ये फेमस याद रखिएगा। पूछते हैं अजंता एलोरा की गुफाओं किस शासकों ने, किस वंश के शासकों ने बनवाया था, सातवाहन शासकों ने बनवाया था। इसका निर्माण एवं अमरावती कला का विकास सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। उसके बाद है कि सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया है। उत्तर और दक्षिण भारत, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर भारत दक्षिण भारत बिल्कुल अलग है, वहाँ की भाषाएं अलग है, संस्कृति अलग है, तो उसे जोड़ने का काम किसने किया, सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। इस तरह से सातवाहन शासक समाप्त होता है। अब आता है भारत का यवन राज्य, यानी यवन शासन प्रशासन। यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट से ये याद रखिएगा, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस तरह था। पहला हिंदी यूनानी, उसके बाद शक, पल्लव, कुषाण। ठीक है, कौन कौन था, क्या आक्रमण करने वाले, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार था, हिंदी यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अनुच्छन यानी अक्षुण्ण बनाए रखा। क्या बनाए रखा, अक्षुण्ण यानी अछूता बनाए रखा, उस पर कोई आक्रमण नहीं किया। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। क्या हो गए, अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। उसमें कहा जाता है कि बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम ने के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। यानी कहता है कि बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमिट्रियस, मिनांडर, कौन सा है, यूक्रेटाइडस, एंटी आल्किडस तथा हार्मिक्स। किसने, हार्मिक्स ने। उसके बाद कहता है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासन डेमेट्रियस ने किया था। याद रखिए इस बात को, भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासन डेमेट्रियस ने किया था। 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया इसने। इसके साकल को अपनी राजधानी बनाई। किसको राजधानी बनाई, साकल को। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन था, मिनांडर था। याद रखिए, हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात कौन था, मिनांडर था। इसका नाम बार बार आता है, एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी राजधानी कहाँ थी, साकल। आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। साकल क्या था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट, अब कहता है कि मिनांडर ने नागसेन, नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो नागार्जुन से। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पनो है, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिएगा। मिनांडर और नागसेन के बीच में जो प्रश्न उत्तर हुए हैं वो किस किताब में है, मिलिंद पनो नामक पुस्तक में इसे क्या किया गया, अंकित किया गया है, संग्रहित किया गया है। और
मीनांडर ने नागसेन से किसकी दीक्षा ली थी? बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। आगे कहा जाता है कि हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं ने, यानी किन किन राजाओं के सिक्के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही क्या किए थे? सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। यानी हिंद यूनानी का मिक्स कला कौन है भारत में? गंधार कला। याद रखिए, गंधार कला किससे रिलेटेड है? तो हिंद और यूनानी से रिलेटेड है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के चलाए थे। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा आप। उसके बाद है आपका हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। ये तो हमने कंप्लीट कर दी ही दिया। गंधार कला किससे रिलेटेड है? हिंद यूनानी से रिलेटेड संबंधित है, याद रखिएगा। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया है। चूँकि पर्दा यूनानियों की ही देन था इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध था। तो फ्रेंड्स, लगभग 1 आवर का क्लास हो गया है। और मैं बता दूं कि आप एक बार अगर बड़ा क्लास देखेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगता है, इसलिए हमने छोटा छोटा ये 1 आवर का क्लास लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली तो आप पढ़ पाए, और छोटा छोटा क्लास होगा तो आप डिटेल्स में समझ पाएंगे। और इससे आगे का शक प्रशासन से रिलेटेड और इससे आगे का क्लास में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आपको बता दूँ कि हमारे क्लास में इस सीरीज जो हमने लुसेंट का चलाया है इसमें कंप्लीट जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं और टोटल पार्ट्स को समझा जाता है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स को रिवीजन करवाया जाता है मेरे द्वारा। और आपको बता दूं कि इसमें पूरे लुसेंट को मैं कंप्लीट डिस्कशन करवाऊंगा, जिसमें आपका हिस्ट्री, बहुत जल्दी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये कंप्लीट मैं सारा सब्जेक्ट लेकर आऊँगा, आपको डिस्कशन करवाऊँगा। तो आप कंटिन्यू हमारी क्लास में बने रहिए और आप हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बता दूं कि धांसू ट्रिक नाम से जो हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें पूरे स्टैटिक जीके का आपको कोशिश किया जा रहा है कि ट्रिक के माध्यम से समझाया जाए, ताकि स्टैटिक जीके को, क्योंकि रटना तो पड़ेगा ही, तो बेटर है कि आप ट्रिक से आसानी से रट पाए। 1 बार 2 बार रिविजन करेंगे आप, आसानी से दिमाग में आपका फिट हो जाएगा। तो वो चल रहा है। साथ ही अगर आप एसएससी जीडी 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत जल्दी ही बेहतरीन बैच लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद कमांडो हूँ तो उससे रिलेटेड आपको बेहतरीन तैयारी करवाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।